Welcome students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12th Political Science और आज की क्लास की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। ये हम क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के जो है वो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो गया और कुछ बच्चों का भी नहीं हुआ है। जिसका नहीं हुआ है वो यहाँ से प्रिपरेशन कर सकता है, रिविजन कर सकता है, अपने पेपर की तैयारी कर सकता है। अदरवाइज जिन बच्चों का पेपर हो चुका है और वो चाहते हैं कि वो अपने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखें और देखें कि आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं हर एक स्कूल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अदरवाइज आज की क्लास की तरफ हम मूव करते हैं और कवर करते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स को चैप्टर नंबर 6 के। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि साझी संपदा की सुरक्षा के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। यानी जो प्राकृतिक संबंध जितने भी प्रयास किए गए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या किए गए हैं। तो देखिए फर्स्ट तो हमारा यही आता है 1972 के अंदर क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ नाम की एक पुस्तक लिखी, जिस पर उन्होंने क्या किया, जनसंख्या के ऊपर प्रकाश डाला कि जिस हिसाब से हमारे पूरे विश्व में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है उसमें हम एक टिकाऊ विकास नहीं कर पाएंगे। इस पर उन्होंने प्रकाश डाला कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। देन 1972 के अंदर ही एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ जिसमें विश्व के सभी देशों ने भाग लिया और साथ ही एक ही धरती की अनुगूंज सुनाई दी इसके अंदर। यानी कि इसमें यह रखा गया कि धरती देशों के अंदर नहीं बटी हुई है, ये हम सब की है, तो हम सबको ही इसका ध्यान रखना चाहिए। और क्या प्रयास, अब देखिए 1970 के अंदर UNEP द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा आयोजित पर्यावरण की समस्याओं पर ज़्यादा कारगर और ज़्यादा सुलझी हुई पहलकदमियों की शुरुआत की गई UNEP द्वारा, राइट। अब देखिए फोर्थ क्या हुआ हमारा 1987 में बार्टलैंड रिपोर्ट आई, जिसको हम ओवर कॉमन ऑफ फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर में बताया गया कि ये जो स्तंभ विकास के, आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके हैं ये आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। तो जो भी हम पर्यावरण को बचाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो चालू तौर तरीके हैं, तो हमें टिकाऊ विकास करना होगा, तब जाके हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो ये 2 अंतर्राष्ट्रीय विचार हुए। अब और पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे विचार हुए थे। इसके बाद 1992 के अंदर ब्राजील रियो डी जेनेरियो, जिसको हम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, ये मैंने रेड मार्क यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि ये सभी सम्मेलनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, जिसको हम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर हजारों देश 170 देश शामिल हुए थे और हजारों स्वयंसेवी संगठन शामिल हुए थे। और साथ ही इसमें पर्यावरण को लेकर कई सारी बातें की गई। और सबसे पहली चीज़ ये कि जो भी हमारी साझी संपदाएं हैं, साझी संसाधन हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर, किसी भी स्तर पर, तो उनकी जो देखरेख करने में ना दोनों में अंतर रहा करता था। यानी विकासशील देश कहते थे कि ये विकसित देशों का काम है, विकसित देश कहते थे ये सबका काम है। तो इसीलिए ये दोनों में जो मतभेद था, इस मतभेद को भी खत्म किया गया विथ यूज ऑफ एजेंडा 21। एजेंडा 21 के अंदर ये सब चीज़ें निकाली गई कि विकसित देशों की कितनी जिम्मेदारियां साझी संपदा की और विकासशील देशों की कितनी जिम्मेदारियां। तो यहाँ से ये लड़ाई भी खत्म हो गई थी विकसित देशों में और विकासशील देशों में। ये आता ही आता है एग्जाम के अंदर, एजेंडा 21 भी अकेला पूछ लेंगे, सो ये आपको आना चाहिए। अब देखिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल निकाला गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए। यानी जो विकसित देश हैं पहले से ही, उनकी ग्रीन हाउस गैसें यानी इंडस्ट्री एरिया से जो भी गैसेज निकलती हैं उनको एक कम करने के लिए और लक्ष्य निर्धारित किया गया कि यहाँ तक आपको कम करनी ही करनी है। मगर ये विकासशील देशों के लिए नहीं था। बट इन्होंने ये एक बात बोली थी कि विकासशील देश भी इससे ज़्यादा दिनों तक पीछे नहीं हट पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो तीव्र गति से विकास कर रहे हैं, जैसे कि भारत हुआ सबसे बड़ा एग्जाम्पल ही, तो भारत ने इसको पूरा भी करके दिखाया और 2002 के अंदर इस पर हस्ताक्षर कर दिए। और जो लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया था उस लक्ष्य पर खरा भी उतरा भारत। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भी कई सारे सम्मेलन बचे हैं, उनको स्टूडेंट्स क्या हुआ 2002 में जोहान्सबर्ग यानी दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था दक्षिण अफ्रीका के अंदर। इसके अंदर मूल रूप से दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट तो कहेंगे बट इसमें ज़्यादा काम नहीं हुआ था। तो ये हम इजीली याद रख सकते हैं कि मूल रूप से दीर्घकालिक विकास के ऊपर केंद्रित था, जिसका बहिष्कार भी कर दिया था
जॉर्ज बुश ने, ठीक है। उसके बाद देखिए 2010 में आया कानकून सम्मेलन, जिसको हम COP16 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 के नाम से भी जानते हैं, वो जो कि हमारी जनरल मीटिंग्स होती हैं। तो इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ था, ग्रीन हाउस के उत्सर्जन की कटौती की बात की गई थी, इतना काम हुआ था इसके अंदर, है ना। अब 2 सम्मेलन और बचे हैं, 3 सम्मेलन और बचे हैं, उनको हमारे पास आखिर के 3 सम्मेलन, इनको पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले 9वां सम्मेलन है 2012 में हुआ, जिसको हम Rio+20 रियो डी जेनेरियो के नाम से जानते हैं। अब आपको याद आ रहा होगा सर ये तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है। देखिए इसका नाम Rio+20 इसलिए पड़ा क्योंकि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष बाद हुआ था, और इसके अंदर जो हमारी नई नई चुनौतियां आई थी टाइम के साथ साथ, एनवायरनमेंट के साथ साथ, उनका समाधान कैसे किया जाए उस पर बात की गई थी एक सालगिरह के तौर पर, कि 20 साल बाद हम सब ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की सालगिरह है, तो इसमें हमारे सभी देश बैठेंगे और नई नई चुनौतियों के समाधान के ऊपर बात करेंगे। तो Rio+20 इसलिए नाम पड़ा इसका। देन यहाँ पे आ जाइए 10वें समाधान पे। 2015 में पेरिस समझौता हुआ, जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी 19 के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या हुआ था, वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे और इस उद्देश्य को पूरा भी करके बताया था, और साथ ही ये भी कहा कि आने वाले समय में इससे भी कम करके हम दिखाएंगे। परंतु अमेरिका ने पेरिस समझौते से अपने आप को बिल्कुल अलग रखा था कि मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, ना ही मैं इसका समर्थक। अब देखिए लास्ट आता है हमारे पास 2016 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 22, मार्केश या मोरक्को के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था कि वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना सभी सम्मेलनों को। बेसिकली हर एक काम करने में पैसा तो लगता ही है, तो इसका मुख्य उद्देश्य था वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाना। तो ये हमारे सारे ही सम्मेलन हैं जो कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लिए गए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, देखिए उसको, वैश्विक राजनीति में ये पर्यावरण की चिंता अपरिहार्य है, स्पष्ट करें। देखिए इस चैप्टर से ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उठता है। जो हमने अभी तक क्वेश्चंस करे वो तो इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पे, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए उठता है क्योंकि जब हम राजनीति की बात कर रहे हैं तो राजनीति में हम पर्यावरण को बीच में क्यों ला रहे हैं, तो उसके ये टॉपिक है और हो सकता है ये आ भी जाए आपके एग्जाम के अंदर। तो देखिए निम्न कारणों से वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता अपरिहार्य है। पहला तो ये कि बढ़ता प्रदूषण, पूरे विश्व में तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है। अब जब प्रदूषण बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली नागरिकों को तो परेशानी पहुंचेगी, नागरिकों को परेशानी पहुंचेगी तो गवर्नमेंट के पास बात जाएगी, तो ये गवर्नमेंट से इसलिए कनेक्ट रहता है। फिर आता है सेकंड, ओजोन परत में छेद। ओजोन परत जिस तरीके से हमारी उसमें कमी आ रही है उसकी मोटाई के अंदर, वो भी हम इंसानों के लिए ही बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। क्या हो रहा है, फोर्थ पे आता है, थर्ड पे आता है सॉरी, स्वच्छ पेयजल की कमी। यानी कि पूरे विश्व के अंदर जल तो है, बहुत सारा जल है, मगर पीने का जल काफ़ी कम है, तो पेयजल की कमी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और साथ ही UNO की एक रिपोर्ट में ये भी प्रकाश डाला गया है कि दुनिया में न जाने कितने करोड़ इंसानों को रोज़ स्वच्छ जल प्राप्त ही नहीं होता, और साथ ही स्वच्छता से वो बहुत ज़्यादा वंचित रहते हैं। और देखिए फोर्थ आता हमारे पास, जैव विविधता को खतरा। जैव विविधता को खतरा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और फिर फिफ्थ है हमारे पास, उपजाऊ ज़मीन, मत्स्य भंडार, चारागाहों में तेज़ी से कमी आ रही है और जल चक्र गड़बड़ाने का खतरा है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्राकृतिक संसाधन, यानी जिस किसी भी कंट्री के पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं तो उसका वो खूब तबीयत से यूज़ करते हैं। खुद यूज़ करने के बाद जो बच जाता है वो बेचते हैं। जैसे कि अगर हम अरब कंट्रीज़ की बात करें तो उनके पास बहुत सारा तेल है, तो उनके हर एक घर में जो है वो कार्स होती हैं, वो 3-4 होती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पास तो घर में कुएं लगे हुए हैं, तो इसीलिए जब वो अपनी नीड को फुलफिल कर लेते हैं तब जाके उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं। तो ये बता रखा है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जितना यूज़ नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा ही हो रहा है। और जनसंख्या विस्फोट, विस्फोट का मतलब यह है कि वृद्धि होना, जनसंख्या में दिन पर दिन हमारे विश्व में बढ़ोतरी होती जा रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन आपके लिए कि साझी संपदा परंतु अलग अलग भूमिकाएं से क्या तात्पर्य है या क्या अभिप्राय है, और हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, आई होप आप कर भी पाओगे। अगर आप मुझसे चेक करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट मुझे भेज सकते हैं। अदरवाइज़ अब तक हमने जितने भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं आप उनको ज़रूर रिवाइज करें, नोटबुक में लिख कर प्रैक्टिस करें, तभी आप वो सब चीज़ें लंबे समय तक याद रख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते थे, सो हमने आपको करवा दिए। आई होप आपके
समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कहीं कोई डाउट आ रहा हो या फिर आप चाहते हो कि इस टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की या किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट की वीडियो बननी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर अपलोड करूँगा। थैंक यू।